So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंटर ऑडिट May 24 का पेपर एनालिसिस, राइट? तो पेपर को एनालाइज करेंगे, कैसा पेपर आया था, क्या आया था, कितने मार्क्स किस चैप्टर से आए थे, अपने बुक से कितना कवर्ड था, और साथ ही साथ मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि नवंबर 24 ऑनवर्ड्स आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए फॉर योर ऑडिट सब्जेक्ट, ठीक है ना? किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना चाहिए, किन बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड। तो अब देखना, सबसे पहले अगर हम वेटेज की बात करें, मैंने आपको बता रखा था कि सर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का एक अच्छा खासा वेटेज रहने वाला एग्जाम में, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आप पोर्शन से देखोगे तो 32 मार्क्स का वेटेज ऐसे के पोर्शन से है। 32 मार्क्स का वेटेज ऐसे के पोर्शन से है, और ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एरिया की बात कर रहा हूं मैं, एमसीक्यूज में अलग है। उसके अलावा आप देखोगे तो कारो 2020 जो कि ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर का पार्ट है, उससे भी 3 मार्क्स का वेटेज है। तो हम पार्टिकुलरली आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड्स और ऑडिट रिपोर्ट का जो चैप्टर है क्यूमुलेटिवली आपको 40 नंबर देगा ही देगा। तो यहां पे आप देखोगे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट रिपोर्ट आपको 35 मार्क्स दे रहा है, और साथ ही साथ एमसीक्यूज में अलग है, यानी वो मोर देन 40 मार्क्स आपको दे रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 18 मार्क का वेटेज यहां से है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो दैट इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं यहां पे। उसके बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, इस पर्टिकुलर चैप्टर से मैंने आपको बताया था अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है, इससे 11 नंबर का वेटेज है। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल से अगेन मैंने आपको बताया था 10 से 11 नंबर का वेटेज रहता है। तो आप देखोगे इससे भी, इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी 10 नंबर का वेटेज है। 10 नंबर कैसे सर? 7 मार्क्स फ्रॉम रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, और मैंने अपनी बुक में डिजिटल ऑडिट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अलग चैप्टर दिखा रखा है, तो उससे 3 नंबर, जबकि आईसीएस स्टडी मैट में दोनों कंबाइंड चैप्टर हैं, तो मतलब ये 10 नंबर। तो रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द डिजिटल ऑडिट्स, तो इसका भी वेटेज 10 नंबर है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग का भी वेटेज 11 नंबर है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का भी वेटेज 3 नंबर है। और देखिएगा मजे की बात, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग हो गया, यहां भी स्टैंडर्ड्स का इंप्लीकेशन आता है, तो मतलब स्टैंडर्ड्स यहां भी आपके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद एथिक्स, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, छोटा सा चैप्टर था, सिंपल सा चैप्टर था, 3 नंबर का वेटेज है। बैंक ऑडिट से 4 नंबर का क्वेश्चन है। इससे अपने को यह समझ में आता है कि बैंक ऑडिट कितना ही बल्कि क्यों ना हो, और एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भले एक छोटा सा चैप्टर क्यों ना हो। आप देखिए यहां से भी 3 नंबर आया है, वहां से भी 4 नंबर क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ऑडिट के नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिक्स, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट छोटा सा चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? एवरी चैप्टर हैज इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑडिट ऑफ बैंक्स आप देखोगे 4 नंबर आया है, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज से भी आप देखोगे कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस हैव कम। उसके अलावा अगर क्वेश्चन वाइज अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1A जो था, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोग्राम। जो अपना ऑडिट प्रोग्राम का जो टॉपिक है, उसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने बुक में, टॉपिक नंबर 5.1, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। एंड एक ऑडिट प्रोग्राम सारी बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होता, तो वहीं से क्वेश्चन आया है। यू कैन फाइंड इट इन पेज नंबर 4.9 ऑफ आवर बुक, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1B अगेन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, AS2 का कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, और इसके रिलेटेड टॉपिक जो है आपको हमारी बुक में 11.19 में मिल जाएगा। फिर रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है, इसके रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं आपको पेज नंबर 5.27 में मिल जाएंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो क्वेश्चन है 1D, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, मेंटेनिंग ऑफ ऑडिट फाइल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यहां से क्वेश्चन आया है, पेज नंबर 6.2 में आपको उसका कवरेज मिल जाएगा। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो पार्टिकुलरली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है, हाउ कैन इंक्वायरीज हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको टॉपिक पेज नंबर 5.7 में मिल जाएगा। 2B, क्वेश्चन नंबर 2B, तो ऐसे 501 के ऊपर सवाल है, पेज नंबर 8.103 में अपना ये टॉपिक कवर्ड है। उसके बाद 2C, ऐसे 200 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट से सवाल है, अगेन पेज नंबर 8.17 से 1.9 तक अपने बुक में कवर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2D, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी के ऊपर सवाल है। ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपको याद होगा 5 फैक्टर्स, CRPF याद करने का फॉर्मूला बताया मैंने क्लास में, उसमें लास्ट एक फैक्टर था पार्टिकुलरली, दैट इज फैक्टर्स डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, तो उसी के ऊपर सवाल है, पेज नंबर 4.7, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3A, ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन है, पेज नंबर 4.3। 3B, क्वेश्चन 580 के ऊपर क्वेश्चन है। 3C, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3D, ऐसा 610, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये वाला टॉपिक डायरेक्टली अपने बुक में अवेलेबल नहीं था, बट आराम से आप बना के लिख सकते हो, बट डायरेक्टली एज सच ये वाला टॉपिक हमारे बुक में अवेलेबल नहीं था।
ठीक है ना। स्टडी मैट में अवेलेबल है, बट अगेन स्टैंडर्ड्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपन ने स्टैंडर्ड्स में 90% कवरेज ली है, थोड़ा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड डिजाइन किया आपके लिए, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां पे कवर्ड नहीं था, बाकी आप बना के लिख सकते हो। ऐसे 4A, क्वेश्चन 4A ऐसे 500 एंड 530 के ऊपर बेस्ड है, अगेन आसान सा क्वेश्चन था, बुक में कवर्ड है, पेज नंबर 8.127। ऐसे क्वेश्चन 4B ऐसे 600 प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर्स, अगेन बुक में कवर्ड है, पेज नंबर 8.159। देन टॉपिक 4C ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगेन ये टॉपिक भी अपने बुक में कवर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेज 11.36। 4D ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, वंस अगेन पेज नंबर 11.45 ऑफ द बुक। 5A अगेन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, सेक्शन 53 के ऊपर है, पेज नंबर 11.6 ऑफ आवर बुक। क्वेश्चन 5B ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सवाल है, एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन पीपीई, अगेन अपने बुक में डायरेक्टली कवर्ड है, पेज नंबर 11.24। क्वेश्चन नंबर 5C दैट इज एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल है, टॉप पेज नंबर 3.3। 5D ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज नंबर 12 के ऊपर सवाल है, पेज नंबर 9.48। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A दैट इज एक्सक्लूसिव एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर्स फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, अगेन पेज नंबर 8.9 में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 6A ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज के ऊपर सवाल है, दो छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछे गए थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6B बैंक ऑडिट का सवाल है, सिंपल सा गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट एरिया में मार्क करा रखा था कि जो भी पार्टिकुलरली एमपीए वाला पार्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 13.17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6C दैट इज ऐसे 450 के ऊपर सवाल है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, पेज नंबर 5.95। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 6D ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग, तो बेसिकली फाइनेंस लीज के ऊपर सवाल है, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली बुक में आपको कवर्ड नहीं मिलेगा, तो दिस इज द पैटर्न। तो आप देखोगे कुछ सवाल थोड़े से वो अंदर जाकर पेनिट्रेट करके पूछेगा कि डायरेक्टली हो सकता है आपको बुक्स में अवेलेबल ना हो, 10 नंबर का पेपर वैसा रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आप देखोगे तो क्वेश्चंस जो है स्कैटर्ड होंगे, मतलब आपको पूरे सिलेबस की कवरेज करनी होगी, ऐसा नहीं होगा आपकी यार एक चैप्टर छोड़ दिया, एक चैप्टर अच्छे से कर लिया। जितना इंपॉर्टेंट बैंक ऑडिट रहेगा उतना ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा डिजिटल ऑडिट का चैप्टर भी रहेगा, उतना ही इंपॉर्टेंट एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का चैप्टर भी रहेगा, तो अपनी कवरेज जो है पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे सर करेक्ट इनकरेक्ट का सवाल पूछना इंस्टीट्यूट ने बंद कर दिया है, करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक भी सवाल नहीं किया है ना। इसका मतलब बस 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहने वाला है और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, यानी आपका प्रेजेंटेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहने वाला है कि आपका प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा, तो लिखना कैसे है उसमें भी आपने काम करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो आगे जो भी बच्चे नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं, सितंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं, आप खाली इतना सोच के चलना यार कि हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन में काम करना है, रिटन स्किल्स में काम करना है, तब जाके अपने को इस सब्जेक्ट के अंदर सक्सेस मिलने वाली है।